स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं जो आपके पीएसआई का सिलेबस है उसमें जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं इंडियन पॉलिटी में, नए आपराधिक कानून। तो उसके अंदर अपने भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उसको देख लो। आज अपने पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। इसके बाद में एक और बचेगा, ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता, और आपके तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, हम ये पढ़ कहाँ से रहे हैं? तो हमारे पास में दो आधार है इसको पढ़ने के, आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था। एक आधार है अपने पास में एनसीईआरटी, और दूसरा आधार अपने पास में उनके मूल डॉक्यूमेंट जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने इनको एनसीईआरटी में से कवर कर रहे हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे बेसिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक एनसीईआरटी में कवरेज दी होती है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, वो मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी अपने सेफ रहने के लिए जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ अदर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मुझे जो मिलेंगे, ठीक है, उनको अपने एक वीडियो के माध्यम से ही तीनों को कवर कर देंगे। तो मूल डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा आपका कवर, और एनसीईआरटी तो कवर हो ही रही है सारी की सारी, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप यहीं से पढ़ते रहो। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु 2025, वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम्म तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो हमें पढ़ना है। इसकी बैकग्राउंड वगैरह मैं आपको भारतीय न्याय संहिता में बता चुका हूँ सारा का सारा, कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम भारत में साक्ष्य विधि का जो विकास है उसको देखने वाले हैं, कि भारत में पहले कौन सा एक्ट होता था, ठीक है। इसने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो इसने प्रतिस्थापित किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को इसने प्रतिस्थापित किया है। और उसका और भी नाम था एक, वो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था उसको इसने सब्स्टिट्यूट किया है, प्रतिस्थापित किया है, और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इसको इसने सब्स्टिट्यूट किया है। अब अपने सबसे पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों लाया गया था ब्रिटिश काल में। तो उसका पहला उद्देश्य तो यही था कि न्यायालयों के समक्ष जो भी मामले हैं, जो भी न्यायालय के समक्ष मामले लाए जाते हैं उनमें साक्ष्य संबंधी विधियां जो है वो प्रदान की जाए, ठीक है। आपको सबूत जो है वो पेश किए जाए मामलों के अंदर, उसी के आधार पर फिर निर्णय हो, इसी के आधार पर फिर तथ्यों को सिद्ध करने में सहायता मिले, ठीक है। इसके अलावा तथ्यों के आधार पर निर्णय भी सुनाए जाए। तो ये उसका प्रमुख उद्देश्य था, सिंपल सा उद्देश्य था, कि जो भी कोर्ट में आपके मामले हैं उनके लिए साक्ष्य जो है या फिर सबूत जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएं, जिससे कि तथ्यों को सिद्ध करने में सहायता मिल पाए और उनके आधार पर फिर निर्णय सुनाने में भी सुगमता हो। ये उसका उद्देश्य था। फिर उसकी और क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यह है कि वो विशेषण विधि की श्रेणी में आता है, ठीक है। सिंपल है, आपसे एज इट इज फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि ये किस विधि की श्रेणी में आता है, तो ये विशेषण विधि की श्रेणी में आता था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है। इसके अलावा इसमें वे अभिवचन और विधियां भी परिभाषित थी जिनके माध्यम से मूलभूत और प्रक्रियागत विधियां प्रचालित की जाती है, ठीक है ना। इसमें वे विधियां भी और अभिवचन भी परिभाषित है जिनके द्वारा जो मूलभूत विधि होती है वो प्रचालित की जाती है। इसके अलावा ये जो अधिनियम था इसमें सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं थी भारत में उनको शासित किया जाता था, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो आपराधिक हो, ठीक है। दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ये शासित करता था, ठीक है। ये तो बात हुई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। लेकिन इससे पहले अपने ये जान लेते हैं साक्ष्य विधि क्यों जरूरी होती है, साक्ष्य विधि का क्या महत्व है, या फिर आप ये समझ लो कि सबूत क्यों जरूरी होता है। ऐसे समझ लो इसको, सबूत क्यों जरूरी होता है। तो एक तो जितनी भी विधिक कार्यवाहियां हैं
उनमें निष्पक्षता सुनिश्चित हो, किसी एक पक्ष को फेवर नहीं किया जाए, ठीक है। अगर आपके पास में सबूत है तो आप फिर इजीली ये बात कह सकते हो कि एक निष्पक्ष फैसला हुआ है। दूसरा, प्रौद्योगिक प्रगति को भी अपनाया जाना चाहिए, जैसे साइबर क्राइम है तो इनमें भी और टाइप के अपराध हैं, जैसे इसके अलावा डिजिटल जो अभी डिजिटलीकरण हो रहा है, ठीक है ना, डिजिटलीकरण जो हुआ है इसके लिए प्रौद्योगिक प्रगति को अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे अपने देखेंगे जो साक्ष्य की परिभाषा है उसमें विस्तार किया गया है, ठीक है ना, हर परिभाषा में विस्तार किया गया है और उसमें डिजिटल वर्ड जो है वो ऐड किया गया है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी जो हित है उनमें एक संतुलन हो। प्रतिस्पर्धी हित का मतलब सिंपल है, जिन्होंने कोर्ट में केस लगाए एक दूसरे के प्रति, ठीक है, उनमें भी एक संतुलन का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जीत रहा हूं मैं जीत रहा हूं। अगर आपके पास में प्रॉपर सबूत है तो फैसला आपके पक्ष में ही आने वाला है, तो इससे प्रतिस्पर्धी हितों में भी एक संतुलन बना रहेगा, ठीक है, उनके पास एक क्लैरिटी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। न्याय व्यवस्था की दक्षता में तो वृद्धि होनी ही होनी है। इसके अलावा विश्वसनीयता और सटीकता जो है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये साक्ष्य विधि के महत्व है जो हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए कि निम्न में से साक्ष्य विधि का महत्व नहीं है, तो आपको ये याद होने चाहिए एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए। अच्छा, एनसीईआरटी भी मैं दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में ये चैप्टर कैसे दिया हुआ है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बुक है एनसीईआरटी की। इसको आप देख लो एक बार। इसको मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट किया है आसान भाषा में, ये बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हो 24 पेज का चैप्टर इसमें दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से पैराग्राफ फॉर्म में है पूरा का पूरा, कहीं पर भी आपको बुलेट पॉइंट्स नजर नहीं आएंगे इसमें, इस प्रकार से। और बहुत सारे अननेसेसरी, अब जैसे ये उसको विस्तार दे रखा है ना, साक्ष्य विधि के जो भी आपके साक्ष्य विधि के आपके महत्व दिए हुए हैं उनको विस्तार दे रखा है, जो आपको सिंपली पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसलिए उसको मैंने ज्यादा डिटेल में वहां पे नहीं लिखा है, सिर्फ उनके हेडिंग्स को लिखा है। इसी प्रकार से जैसे इसकी विशेष बातें दी हुई है आगे, चल जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको अपने कन्वर्ट किया है आसान भाषा के अंदर। और ठीक है, ये आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में लास्ट में प्रश्नोत्तरी दी है, वो भी अपने कवर की है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में से ही लिया गया है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आसान भाषा में चेंज किया गया है बस। अब चलते हैं आगे, जो मेन मुद्दा है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। इसकी सबसे पहले विशेषताएं अपने को जाननी है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो वही सेम लक्ष्य इसमें होगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, निष्पक्ष विचारण जिसको हम ट्रायल बोलते हैं, उसके साक्ष्य के लिए सामान्य नियम और सिद्धांतों को समेकित करना और उनको प्रदान करना, ठीक है। जो ट्रायल के साक्ष्य के लिए जो भी आपके नियम और सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं उनको कंपाइल करना और उनको एविडेंस के रूप में प्रोवाइड करवाना, ये इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा इसके जो उद्देश्य है उसमें एक तो है माध्यमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना। माध्यमिक साक्ष्य क्या होता है ये आगे अपने पढ़ेंगे। माध्यमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा न्यायालयों में जो स्वीकार्य तथ्य हैं और उनके प्रमाणीकरण है, तथ्यों का जो प्रमाणीकरण है ना, उस पर सीमाएं लगाना, ये इसका एक उद्देश्य है। अब ये एनसीईआरटी में आपको अलग अलग जगहों पर मिलेंगे, इसके लक्ष्य अलग जगह पर लिखा हुआ, उद्देश्य कहीं और लिखे हुए हैं, तो मैंने उनको कंपाइल करके एक जगह पर आपके लिए लाया है, ठीक है। तो ये आपको इसके लक्ष्य और उद्देश्य याद होने चाहिए। आपसे एज इट इज पूछे जा सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्देश्य नहीं है या लक्ष्य नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 टॉपिक्स की मैंने क्लास लगाई थी, एक 40 मिनट की, ठीक है। तो एपी में 2 क्वेश्चन उन 4 टॉपिक्स में से आए हैं और दोनों के दोनों उसी क्लास में से आए हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये भी वहीं से ही आएंगे, जो साक्ष्य अधिनियम की और ये न्याय संहिता की और नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लासेस हैं। 100% कवरेज आपको मिलने ही वाली है। पारिभाषिक शब्दावली की भी आपको 100% ही कवरेज मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है।
तो इसके अलावा सबसे मेन फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 2023 है इसमें कितनी धाराएं हैं, तो 170। बहुत सिंपल है याद करना, 170 धाराएं हैं। और जो पुराना वाला था 1872 वाला, उसके अंदर कितनी थी, 167, 3 कम थी, ठीक है ना। 1872 वाले में 167 धाराएं थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आईपीसी में कितनी धाराएं थी और जो न्याय सुरक्षा संहिता है उसमें कितनी धाराएं थी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, देखते हैं आप कितने रेगुलर क्लासेस लेते हो। और क्या विशेषताएं हैं इसकी, और क्या विशेषताएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इसमें साक्ष्य जो है या एविडेंस जो है उसमें विस्तार किया गया उसकी परिभाषा में, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई जानकारियां जो है उनको भी शामिल किया है, जिसमें मान लो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ या पीड़ित जो है उनको उपस्थित होने की भी अनुमति दी गई है। इसको भी आगे अपने डिटेल में देखेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो गवाह होते हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उपस्थित होने की अनुमति मिली है और उनको साक्ष्य के रूप में अब माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उनको भी स्वीकार्यता प्रदान की गई है। जैसे डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उनको यहाँ पर स्वीकार्यता प्रदान की गई है और उनका वही विधिक प्रभाव, वैधता और परिवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो है उनको भी शामिल किया गया है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो है उनको भी अब अनुमति दी गई है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, 1872 का जो एक्ट है और 2023 का एक्ट है, इनमें एक ही डिफरेंस है, बस डिजिटलीकरण। बस 2023 वाले में डिजिटलीकृत किया गया है सब कुछ, ठीक है, और वहां पर तो था ही नहीं था। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे औपनिवेशिक काल के कुछ शब्द थे 1872 वाले एक्ट में, उनको यहां पर हटा दिया गया है। जैसे कौन कौन से ये शब्द हैं, यूनाइटेड किंगडम की संसद, ठीक है, प्रांतीय अधिनियम, लंदन गजट, कॉमनवेल्थ, प्रिवी काउंसिल, क्वींस विंटर, हर मैजेस्टी, ये शब्द जो है वो सारे के सारे जो है वो इस एक्ट में से हटा दिए गए हैं, साक्ष्य अधिनियम 2023 में से। इसी प्रकार जैसे वकील, प्लीडर और बैरिस्टर जैसे जो पुराने शब्द होते थे उनकी जगह पर यहाँ पर एक ही वर्ड रखा गया है, एडवोकेट। पागल जो शब्द यूज होता था 1872 के एक्ट में, जिसको ल्यूनेटिक भी बोलते थे, उसकी जगह पर अब अस्वस्थ व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, संवेदनशील शब्द है इसलिए, ठीक है। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जिसके अंदर टोटल 170 धाराएं हैं, उनको 3 भागों में आप बांट सकते हो। एक भाग जो है उसमें धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का है, जिसमें तथ्यों की सार्थकता को लेकर बात की गई है। दूसरा भाग धारा 51 से लेकर 103 तक है, ठीक है, जिसमें तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है वो तथ्य बताए गए हैं। ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं है वो बताए गए हैं धारा 51 से 103 के बीच में। इसके अलावा साक्ष्य उत्पादन और उसके प्रभाव जो है वो धारा 140 से 170 तक बताए गए हैं। तो मोटा मोटा आप इसका 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हो। तथ्यों की सार्थकता धारा 3 से 50, तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है धारा 51 से 103, और साक्ष्य उत्पादन और प्रभाव जो है धारा 140 से 170। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं और आगे। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर आते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऐड हुए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सबसे पहले तो इसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल साधनों का उपयोग हुआ है, ये आप सभी जानते हो, मैंने आपको बता ही दिया। किस प्रकार से हुआ है वो भी देख लो। तो दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार किया गया। दस्तावेज में क्या क्या शामिल है अब, तो इसमें अब ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद जो दस्तावेज हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य भी इसमें आपको शामिल मिलेंगे। इसके अलावा डिजिटल उपकरणों पर रखे गए जो भी वॉइस मेल संदेश है, वॉइस नोट्स जिनको आप बोलते हो, वो भी अब दस्तावेज में शामिल होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो सिंपल सा मीनिंग यही है, दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है और जितने भी डिजिटल साधन आज के युग में चल रहे हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से आपको मैंने बता दिए। अगला है साक्ष्य की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। अब साक्ष्य की परिभाषा में विस्तार करके मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें
जो भी गवाह, अभियुक्त या जो विशेषज्ञ हैं और जो पीड़ित हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो उपलब्ध हो सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा, साक्ष्य जो है वो दो टाइप के हैं। साक्ष्य दो टाइप के हैं, एक है मौखिक साक्ष्य और एक है दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य क्या होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए जो कथन है, सभी कथन सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हो सकते हैं, अन्य माध्यम से भी दिए गए कथन है, ठीक है, जिनकी गवाहों द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति या आवश्यकता होती है, ठीक है। मौखिक साक्ष्य वे होते हैं जिनकी गवाहों के द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति जो है वो होनी चाहिए। सिंपल। दस्तावेजी साक्ष्य वो हैं सभी दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं? जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। मौखिक साक्ष्य क्या होते हैं? जो गवाहों के द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा साक्ष्य की परिभाषा से न्यायालयों को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से जो विचारण या ट्रायल है उसके दौरान साक्ष्यों की जांच का भी अधिकार मिलता है, ठीक है। ये भी साक्ष्य की परिभाषा में ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोविजन है वो है प्राथमिक साक्ष्य का। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक साक्ष्य ऐसे समझ लो मूल डॉक्यूमेंट कोई, ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आप प्राथमिक साक्ष्य मान लो, ठीक है। जैसे कोई मान लो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की जो मूल कॉपी होगी ना वो प्राथमिक साक्ष्य है। तो इसमें आप ऐसे समझ लो, जैसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए प्राथमिक साक्ष्य से, जैसे निर्मित या फिर संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ये एक प्राथमिक साक्ष्य है। या तो कंपाइल किया हुआ हो या फिर निर्मित हो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ये एक प्राथमिक साक्ष्य है। इसके अलावा उचित अभिरक्षा से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी एक प्राथमिक साक्ष्य होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ संग्रहित और किसी अन्य को प्रेषित या प्रसारित वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी प्राथमिक साक्ष्य है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्राथमिक साक्ष्य के दायरे में शामिल है। तो प्राथमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिजिटलीकृत किया गया है। जिस जिस परिभाषा का विस्तार किया गया है उसमें आपको डिजिटल वर्ड देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल जितने भी साधन हैं वो सारे ऐड किए गए हैं। एनसीईआरटी में इतनी स्पष्ट लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वहां पर बहुत सारी चीजें इधर उधर कर रखी है, उनको सरल रूप में बुलेट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर पेश की गई है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है वो भी प्राथमिक साक्ष्य में शामिल होंगे। तो मोटा मोटा सिंपल सी बात है, प्राथमिक साक्ष्य होता क्या है? तो मूल डॉक्यूमेंट को प्राथमिक साक्ष्य बोलते हैं, और आपके जो भी डिजिटलीकृत माध्यम है उन सबको भी इसकी परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं। द्वितीय साक्ष्य क्या होता है? द्वितीय साक्ष्य आप ये मान लो आधार कार्ड की कॉपी, मूल डॉक्यूमेंट की जो प्रतिलिपि होती है, फोटोकॉपी होती है, वो होता है एक द्वितीयक साक्ष्य। तो इसमें देखो, इसमें मूल प्रति से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई जो प्रतियां होती है वो द्वितीयक साक्ष्य होती है, या फिर मूल से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियां भी आपके द्वितीयक साक्ष्य में शामिल होती है। उन पक्षों के प्रति दस्तावेजों के प्रतिरूप हैं जिन्हें निष्पादित नहीं किया गया है, ठीक है। द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है? तो ये भी एक प्रकार के दस्तावेज हैं जिनको अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, क्योंकि आपके पास में मूल था तो आपको कॉपी की नीड नहीं थी, इसलिए, ठीक है। तो ये भी द्वितीयक साक्ष्य है। इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने घटना को होते हुए देखा है, उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज की जो विषय वस्तु है उसका मौखिक विवरण भी द्वितीयक साक्ष्य होता है, ठीक है। जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी है जो, उसने जो भी दस्तावेज की विषय वस्तु दी है उसका जो मौखिक विवरण है प्रत्यक्षदर्शी का, वो भी द्वितीयक साक्ष्य में काउंट होगा। जब दस्तावेज की वास्तविकता संदिग्ध हो तो इसमें मौखिक स्वीकृति भी शामिल होगी। ध्यान रखना, अगर दस्तावेज की जो वास्तविकता है उसको संदिग्ध माना जाए तो ऐसी स्थिति में मौखिक स्वीकृति भी द्वितीयक साक्ष्य में शामिल होगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जाता है? द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जाता है जब मूल के अस्तित्व, मूल डॉक्यूमेंट या प्राथमिक साक्ष्य के अस्तित्व, स्थिति या विषय वस्तु को लिखित रूप में स्वीकार किया जाता है।
ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जाता है? जब मूल के अस्तित्व, उसकी स्थिति या विषय वस्तु को लिखित रूप में जब स्वीकार कर लिया जाता है, तब आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। एक सेकंड। ठीक है, तो ये आपको मैंने द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताया। आगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिए हुए हैं, जो कोई इतना खास है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विषय वस्तु को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए अनुसूची में एक प्रमाण पत्र जोड़ा गया है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि कंप्यूटर का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए नियमित रूप से किया जाना चाहिए जिसका उस पर वैध नियंत्रण हो, उसमें नियमित रूप से डेटा डाला जाता हो और कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, जो आप पढ़ सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड है क्या? तो मुझे इतना नहीं लग रहा है। क्या आपसे पूछा जाएगा तो मुश्किल है, पर आपको याद कर लेनी चाहिए, एक बार नजर मार लेनी चाहिए इस पर। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऐड किया गया है, जो मंत्री और राष्ट्रपति होते हैं उनके बीच जो विशेषाधिकार प्राप्त संचार होता है, उसको लेकर एक प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है, जो आपको याद होना चाहिए। भारत के जो भी मंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, उनके बीच किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण की जांच करने से न्यायालय जो है उनको रोका गया है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको हाईलाइट कर लेना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर भारत के जो मंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच अगर कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त संचार हो रहा है तो उसकी जांच जो है वो न्यायालय नहीं कर सकते, उनको इसकी जांच से वर्जित किया गया है। ठीक है, आगे इसमें तथ्य की भी परिभाषा दी हुई है कि तथ्य क्या होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख रहे हैं अपने। ठीक है, तथ्य की परिभाषा दी गई है। तथ्य क्या होता है? तो कोई भी वस्तु, वस्तुओं की स्थिति या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने योग्य हो, वो तथ्य होता है। या कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति भी जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत हो, वो भी तथ्य में काउंट होगी। तो ये तथ्य में दो चीजें काउंट होती है, एक तो कोई भी वस्तु या वस्तुओं की स्थिति या वस्तुओं का संबंध जिसको आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, और दूसरा ये है कोई भी मानसिक स्थिति जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत होता है, वो भी तथ्य है। इसके अलावा विवाद्यक तथ्य क्या होता है? विवाद्यक तथ्य होता है कोई भी ऐसा तथ्य जिससे या तो, अच्छा मैं इनको आपको एक केस स्टडी के माध्यम से समझाता हूं कि तथ्य की संगतता क्या होती है, तथ्य क्या होता है, विवाद्यक तथ्य क्या होता है, तब आपको ज्यादा बेटर ये समझ में आएगा। ठीक है, ये केस स्टडी देखते हैं अपने। एक केस स्टडी है, आप ऐसा कोई भी कानूनी मामला है उसकी कल्पना कर लो जिसमें किसी व्यक्ति ने किसी दुकान से, मान लो उस व्यक्ति पर किसी दुकान से कोई मूल्यवान वस्तु है वो चुराने का आरोप जो है उस पर लगाया गया। उसने कोई कीमती चीज किसी दुकान से चुराई है और उस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है, मामला कोर्ट में है। तो इस मामले के अंदर जो विचाराधीन तथ्य होगा, विचाराधीन तथ्य या तथ्य बोल लो उसको, वो क्या है इस मामले में? वो ये है कि आरोपी व्यक्ति जो है उसके कब्जे में चोरी की वस्तु है। जो विचाराधीन तथ्य या सामान्य तथ्य है वो ये है कि जो आरोपी व्यक्ति है उसके कब्जे में चोरी की गई वस्तु है। वो जिस, मान लो उसने कोई ज्वेलरी चुराई है तो सुनार ने जो उस पर इल्जाम लगाया है कि इसके कब्जे में है वो चोरी की वस्तु, वो आपका विचाराधीन तथ्य है। दूसरा, फिर उसमें विवाद्यक तथ्य क्या है इस घटना में? इस घटना में विवाद्यक तथ्य क्या है? विवाद्यक तथ्य सिंपल है कि क्या आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में वस्तु चुराई थी, क्या वास्तव में उसने वो वस्तु चुराई थी, ये उसकी जांच होगी। ठीक है ना, ये एक विवाद्यक तथ्य है कि क्या वास्तव में उसने वस्तु चुराई थी। फिर तथ्य का संगत होना क्या है? तथ्य की संगतता क्या है? तो वस्तु आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाई गई, अगर पाई जाती है तो वो तथ्य का संगत होना है। पहला इल्जाम लगा कि वस्तु इसी के पास में, ज्वेलरी इसी के पास में है, उसकी जांच हुई। ठीक है, उसकी जांच से पहले क्वेश्चन मार्क लगा कि वास्तव में इसी के पास में है, जांच हुई। ठीक है, जांच के बाद में यही पाया गया कि वस्तु उसी के पास में है, तो वो तथ्य संगत हो गया। ठीक है, और विवादित तथ्य क्या था? एक क्वेश्चन मार्क, क्या वास्तव में इसके पास में है?
तो इसको बोलते हैं विवाद्यक तथ्य। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसकी स्टडी के माध्यम से। तो ये विवाद्यक तथ्य होता है कोई भी तथ्य जिससे या तो अपने आप में या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी भी अधिकार, दायित्व या निशक्तता का अस्तित्व में नहीं होने, प्रकृति या सीमा या किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में दावा या अस्वीकार अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है। सिंपल सा आप उस ज्वेलरी वाले इंसिडेंट से इसको लिंक करके पढ़ना, ये लैंग्वेज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। विवादित तथ्य क्या होता है? तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि उसने वास्तव में जो उस पर इल्जाम लगाया वो सही है या गलत है। अगला है साक्ष्य का बोझ। साक्ष्य का बोझ आप ऐसे समझ लो, आपने किसी पे केस किया हो तो आपके ऊपर ये बोझ है, क्योंकि आपको एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, ठीक है ना। एविडेंस सारे आपको देने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं साक्ष्य का बोझ। कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि न्यायालय किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में उसके पक्ष में निर्णय दे, है ना, तो उसे उन तथ्यों को सिद्ध करना होता है जिसका वो दावा कर रहा है। साक्ष्य का बोझ उसी व्यक्ति पर होता है जो कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर केस हार जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो, अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाओगे तो केस हार जाओगे। इसके अलावा साक्ष्य का जो भार है उस पक्ष पर होता है जो मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू करता है, यानी आप पर, आपने केस लगाया तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी थ्योरी है साक्ष्य का भार। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाहों के प्रकार भी बताए गए हैं कि गवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 8 प्रकार के गवाह बताए गए हैं, आपको एक एक करके याद करने हैं सारों को। पहला गवाह होगा अभियोजन पक्ष का, ठीक है। दूसरा होगा बचाव पक्ष का। अभियोजन पक्ष जिसने केस लगाया है, जिस पर केस लगाया है वो आएगा बचाव पक्ष में, ठीक है। तो बचाव पक्ष का गवाह। फिर होंगे कुछ प्रत्यक्षदर्शी गवाह जिन्होंने आंखों से देखा है सब कुछ। विशेषज्ञ गवाह, विशेषज्ञ गवाह जैसे कोई मान लो डॉक्टर है, वो कुछ जांच कर रहा है उस केस के अंदर, तो वो फिर विशेषज्ञ गवाह है, जिसमें न्यायालय को विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं विशेषज्ञ गवाह। इसके अलावा कुछ मुकरने वाला भी गवाह होते हैं। मुकरने वाले गवाह जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी थी, उसमें वो गीता की कसम खा के भी बहुत झूठी गवाहियां देता है। कौन सी मूवी थी आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं याद आ रही है ना। ऐसी मूवी थी, क्या नाम था यार, आंखें से रिलेटेड कोई नाम था उसका शायद, ठीक है। एक इसमें बाल गवाह भी होते हैं कुछ, जिनको जो न्यायालय की जो कार्यवाही है या बात है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, वो बाल गवाह की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा संयोगवंश आए हुए गवाह भी गवाह के प्रकार होते हैं, ठीक है। कोई इसके अलावा साथी गवाह तो होते ही हैं। इसके अलावा एक और प्रोविजन है इसके अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्राथमिक साक्ष्य कब बन सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जिनको प्राथमिक साक्ष्य माना जा सकता है? तो इसमें सिंपल है, एक तो कई फाइलें हैं, दूसरा इसमें अविवादित उचित अभिरक्षा है, ठीक है। उचित अभिरक्षा जो विवादित नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा संग्रहित रिकॉर्डिंग्स जो है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो भी प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएगी। इसके अलावा एकाधिक संग्रहण स्थान कंप्यूटर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो प्राथमिक साक्ष्य में आएंगे। इसके बाद में एक प्रोसेस जो है वो हमें समझनी है कि मुख्य परीक्षा क्या होती है, पुनः परीक्षा क्या होती है और जिरह या प्रति परीक्षा क्या होती है। इसमें बहुत सिंपल है, मुख्य परीक्षा क्या होती है। मुख्य परीक्षा गवाह की उस पक्ष द्वारा प्रारंभिक परीक्षा होती है। ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा एक प्रारंभिक परीक्षा है, द्वितीयक परीक्षा नहीं है, ये प्रारंभिक परीक्षा है गवाह की, जिसने उन्हें बुलाया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है उन तथ्यों को प्राप्त करना जो साक्ष्य का बोझ वहन करने वाले पक्ष के मामलों का समर्थन करते हों, ठीक है। आपने किसी पर केस लगाया है तो जो गवाह होता है उसकी ये प्रारंभिक परीक्षा। अब आप ये समझ लो कोई कटघरे में खड़ा है, कटघरे में खड़ा है और उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो पहली मुख्य परीक्षा होगी उसकी, ठीक है। पहले क्या होगी? मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर होती है प्रति परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद होती है प्रति परीक्षा, जिसमें जो विरोधी पक्ष है उसको गवाह से सवाल करने का अवसर मिलता है। आप इसको कोर्ट कार्रवाई से एज्यूम करके देखो, आपके दिमाग में छप गई होगी, ठीक है ना। अब पहले
विरोधी पक्ष जो है वो उस पर अब सवाल जवाब उससे कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सिंपल है, मुख्य परीक्षा के दौरान जो भी गवाही दी गई थी वो कितनी विश्वसनीय थी उसको चुनौती दे रहा है विरोधी पक्ष। ठीक है, पहले आप ध्यान रखना, उसका खुद का वकील कर रहा है क्वेश्चन, फिर विरोधी वकील कर रहा है। तो जब खुद का कर रहा है तो वो मुख्य परीक्षा है, विरोधी कर रहा है तो वो प्रति परीक्षा है। अब आएगी पुनः परीक्षा, जिसको जिरह बोलते हैं। ठीक है, जिस पक्ष ने शुरू में गवाह को बुलाया था वह जिरह के बाद उसकी पुनः परीक्षा करता है। ठीक है, जैसे अपने फिल्मों में नहीं देखते कि वो कि मैं अब बुलाना चाहता हूं ऐसे गवाह को, तो वही वही वाली स्थिति है ये। ठीक है, कटघरे में खड़ा है, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं वकील, तो वो है ये मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। जिस पक्ष ने शुरू में गवाह को बुलाया था वह जिरह के बाद उसकी पुनः परीक्षा करता है। ध्यान रखना, इस कदम का उद्देश्य यही होता है कि जिरह के दौरान दी गई किसी भी उत्तर को समझाना या स्पष्ट करना जिसने गवाह की प्रारंभिक गवाही जो है उसको कमजोर किया है। ठीक है, गवाह ने जो भी अपनी प्रारंभिक गवाही दी थी, अगर उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध आया है, संदिग्धता आई है, तो उसको स्पष्ट करना पुनः परीक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कटघरे के अंदर। तो 3 प्रोसेस है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। तो इनके उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको, पूरे अच्छे से याद करना है इन तीनों को ही। आगे साक्ष्य के प्रकार दिए हुए हैं साक्ष्य अधिनियम के अंदर, बहुत ही सिंपल है। एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य होते हैं, एक दस्तावेजी होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनको पढ़ लेना अच्छे से, ऐसा कुछ भी इनमें विशेष नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी होते हैं, सुनी सुनाई बातों का भी साक्ष्य होता है, निर्णायक साक्ष्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य के प्रकार दिए हुए, आप इनको पढ़ लेना, इतना कोई खास नहीं है, बाकी आप देख लेना। अब कुछ अदर प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं साक्ष्य से रिलेटेड। जैसे विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच होता है, तो इसको आप अदालत में प्रकट नहीं कर सकते, वो होता है विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण। जैसे मान लो एक वकील और उसका जो मुवक्किल है उसके बीच का संप्रेषण, या फिर पति पत्नी के बीच का जो संप्रेषण है, ये विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण की श्रेणी में आता है। फिर आता है प्राथमिक साक्ष्य। तो प्राथमिक साक्ष्य के बारे में पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्वोच्च गुणवत्ता परक और सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य होता है, मूल डॉक्यूमेंट होता है। यह जांच के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज या सामग्री को संदर्भित करता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। इस प्रकार का साक्ष्य बिना किसी मध्यस्थ के सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए आपको किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसको यहां लिख लेना, इस प्रकार का साक्ष्य। जैसे किसी व्यवसाय में दो पक्षों के बीच में जो भी हस्ताक्षरित मूल संविदा है वो आपका प्राथमिक साक्ष्य है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पे जो सिग्नेचर हुए हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मूल प्रति है वो प्राथमिक साक्ष्य है। अब आते हैं द्वितीयक साक्ष्य के अंदर। द्वितीयक साक्ष्य इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं होता, ऐसी स्थिति में द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। इसमें मूल दस्तावेज या सामग्रियों की जो प्रतियां हैं या प्रतिस्थापित प्रतियां हैं वो शामिल की जाती है, यानी मूल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज, है ना। इसके बाद में एक थ्योरी है इसमें, एस्टोपल का सिद्धांत। एस्टोपल का सिद्धांत क्या है? तो बहुत ही सिंपल है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा बताई गई बातों या सहमति का खंडन करने से रोका जाता है यदि किसी और ने उस कथन पर विश्वास किया हो। ठीक है, ये एस्टोपल का सिद्धांत है। इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो कि यदि कोई मकान मालिक किसी व्यक्ति को किराएदार के रूप में स्वीकार करता है और फिर अदालत में उसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है, तो मकान मालिक को ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। इसको बोलते हैं एस्टोपल का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल बात है कि यदि कोई मकान मालिक है वो किसी व्यक्ति को किराएदार के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर अदालत में ये बोलता है अस्वीकार कर रहा हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में उस मकान मालिक को ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। इसको एस्टोपल का सिद्धांत बोलते हैं। एक सिद्धांत और है, वो है रेस गेस्टे सिद्धांत। रेस गेस्टे सिद्धांत क्या है? तो जैसे कोई हमला होता है, उस हमले के दौरान मदद के लिए जो पुकार है उसको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई भी हमला हुआ है उस दौरान जो भी चिल्लाहट की आवाज आई है, जो भी उसने पुकार लगाई है,
वो भी न्यायालय के अंदर एविडेंस के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसको बोलते हैं रेस गेस्टेस सिद्धांत, यानी अपराध के समान किए गए कार्य के हिस्से के रूप में दिए गए जो बयान होते हैं वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं। उन बयानों को विश्वसनीय माना जाता है जो घटना के साथ सहज और समकालीन होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पुकार है मान लो, तो वो रेस गेस्टे सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है तो आप इजीली कर दोगे इसको। इसके अलावा साक्ष्य के रूप में कुछ और चीजें भी स्वीकार्य होती है। जैसे अगर कोई मरने वाला है और उसने मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दिया है या बयान दिया है, तो वो आपका साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। ठीक है ना, उसका जो मौखिक विवरण है वो साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में 7 साल तक लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक है, 7 साल तक लोगों को ये पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गया, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, कानून ये मान लेता है कि वह मर चुका है जब तक कि वो सिद्ध नहीं हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको एक केस स्टडी तो बता ही दी तथ्यों के बारे में। प्रश्न अपने देख लेते हैं इसमें। सॉरी, देखो प्रश्न पूछा है साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ किसे माना जाता है। तो ध्यान रखना, विशेषज्ञ माना जाता है जो भी विदेशी कानून, विज्ञान, कला या अन्य क्षेत्रों में दक्ष व्यक्ति है, उसको इसमें विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्य की परिभाषा पूछी है। अन्य संगत तथ्यों के लिए गवाह की गवाही किस प्रकार का साक्ष्य है, ठीक है, जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर कौन सा, तो 2023 वाला। इसके अलावा साक्ष्य कानून में जो द्वितीयक साक्ष्यक शब्द है उसका अर्थ क्या है, प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार कैसे किया, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो भी इसमें शामिल कर लिए गए। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में दिए हुए वो भी अपने कवर किए, एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर किया इसमें। ठीक है ना, कुछ ऐसे थे जो आपके एनालिटिकल ज्यादा थे इसमें, जो आपको फैक्चुअल रूप में पूछे जाएंगे उसकी संभावना बहुत कम है, तो मैंने उनको हटा दिया है। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी ये एनसीईआरटी की ही कवरेज है। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वही काम जो लाइक करने वाला होता है वो करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।